हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोपल के बारे में। एस्ट्रोपल के बारे में आपको पता होगा, बट बीएसएम में कुछ प्रोविजन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, पिन कमेंट में लिंक आएगी पीपीटी को, डिटेल नोट्स और कंपाइल्ड सारे सब्जेक्ट की पीपीटी डाउनलोड कर लेना, जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में तीनों जगह लिंक मिल जाएगी, चेक कर लिया करो। एस्टोपेल क्या होता है? बेसिकली एस्टोपेल आया फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड एस्टोपेल, मतलब कि स्टॉपर या फिर बार, समथिंग जो ब्लॉक करे या फिर रोके उसको बोलते हैं एस्टोपेल। ठीक है, लॉ में एस्टोपेल एग्जैक्टली है कि एक लीगल बार जो स्टॉप करता है, मतलब रोकता है एक पर्सन को फ्रॉम सेइंग समथिंग जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको जो उसने पहले कहा था। ठीक है, या फिर किया था, अगर अगर कोई उस पर रिलाई कर चुका है तो। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। राहुल, ये मैंने एग्जांपल पहले भी लिया था। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले इसी सेम एग्जांपल को, तो बाद में सेम यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, राहुल अपनी घड़ी बेचना चाहता है प्रिया को। तो राहुल क्या कहता है प्रिया जी को कि ये एक जेन्युइन वॉच है। ठीक है, एंटिक वॉच है, फिर रोलेक्स की वॉच है, कोई भी जेन्युइन है। ठीक है, और ये वेरीफाई की जा चुकी है, वेरीफाइड है। तो प्रिया बिलीव करती है राहुल पे, राहुल जी पे प्रिया जी बिलीव करती हैं। उसके स्टेटमेंट की वजह से वो बाई कर लेती है वॉच को 5 लाख रुपए दे के। ठीक है, 5 लाख रुपए दे के वॉच को बाई कर लेती है। बाद में डिस्प्यूट होता है। अब राहुल क्या कहता है? राहुल कहता है कि भाई मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था कि ये वॉच जेन्युइन है, वेरीफाइड है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो अब लो पता है क्या कहता है? लो कहता है कि राहुल कैन नॉट से दैट नाउ। राहुल अब ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि राहुल ने एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, प्रिया जी ने उस स्टेटमेंट पे बिलीव किया था और प्रिया ने उस स्टेटमेंट पे एक्ट करके 5 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, तो जैसे प्रिया ने रिलाई किया राहुल के स्टेटमेंट पे, राहुल अलाउ नहीं है डिनाई करने के लिए जो उसने कहा था पहले। उसको क्या बोलते हैं? एस्टोपेल बोलते हैं। समझ में एस्टोपेल क्या होता है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रिवेंटिंग फ्रॉड, मतलब कि ए पर्सन शुड नॉट मेक ए फॉल्स प्रॉमिस या फिर स्टेटमेंट टू मेक समवन एक्ट। ठीक है, और बाद में उसको मना नहीं कर सकता रेस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग रिलायंस, मतलब कि ए पर्सन बिलीव अनदर पर्सन स्टेटमेंट एंड एक्ट बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, मतलब कि लॉ प्रोटेक्ट करता है उस पर्सन को। अगर कोई पर्सन बिलीव करता है किसी दूसरे पर्सन के स्टेटमेंट पे और एक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट, तो लॉ प्रोटेक्ट करता है उसको। ठीक है, एंश्योर कंसिस्टेंसी, मतलब कि आप अपनी पोजीशन को चेंज ना करो। ठीक है, जो आप कह रहे हो आप उसी पे रहो। ए पर्सन कैन नॉट टेक वन पोजीशन टुडे एंड द अपोजिट पोजीशन टुमारो। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये कन्वीनियंट है। ठीक है, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है, वो ना हो, इसलिए भी जरूरी है। और फोर्थ है क्रिएटिंग सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब कि पीपल शुड बी एबल टू ट्रस्ट व्हाट अदर से। मतलब कि जब कोई बंदा बिजनेस में एंटर कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है, तो लोग एबल हो बिलीव करने के लिए या ट्रस्ट करने के लिए कि दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर एवरीवन डिनाई करते रहेंगे अपने अर्लियर स्टेटमेंट से तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा किसी पे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है किसका? इसलिए जरूरत पड़ती है किसकी? एस्टोपेल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेटिन मैक्सिम, मतलब कि एलेगानिस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ओडियंडस, मतलब कि ए पर्सन में कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशन शुड नॉट बी हर्ड। ठीक है, द मैक्सिम कैप्चर द हार्ट ऑफ एस्टोपेल। द लॉ रिफ्यूज टू लिसन टू ए पर्सन हु वांट्स टू से वन थिंग टुडे एंड अपोजिट थिंग टुमारो, स्पेशली व्हेन समवन एल्स हैज रिलाइड ऑन व्हाट दे सेड यस्टरडे। ठीक है, मतलब कि सेम वही बात है जो हमने करी थी। ये सारी बात जो हमने अभी एस्टोपेल के बारे में पढ़ी थी, ये मैक्सिम बताती है। ठीक है, इस मैक्सिम का मतलब होता है कि ए पर्सन में कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशन शुड नॉट बी हर्ड। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशन बना रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं सुना जाना चाहिए, क्योंकि लॉ रिफ्यूज करता है टू लिसन द पर्सन हु वांट्स टू से समथिंग। आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। ठीक है, स्पेशली जब उस पे कोई उसके स्टेटमेंट पे कोई रिलाई कर चुका था, जैसे कि प्रिया जी ने किया था। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। एस्टोपेल इज ए रूल ऑफ एविडेंस नॉट ए सब्सटेंसिव राइट। का मतलब क्या होता है? एस्टोपेल डज नॉट गिव एनीवन ए न्यू राइट। कोई नया लीगल राइट नहीं देता है एस्टोपेल, ये जस्ट एक रूल ऑफ एविडेंस है। जो जॉब ऑफ एस्टोपेल की है वो सिंपल है कि ये रोकता है पर्सन को फ्रॉम डिनाइंग और प्रूविंग समथिंग अपोजिट, ठीक है, टू व्हाट दे हैड सेड और रिप्रेजेंटेड अर्लियर। ठीक है, एस्टोपेल बस उसको रोकता है। इन द अदर वर्ड्स, एस्टोपेल डज नॉट क्रिएट ए न्यू क्लेम, इट ओनली प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम चेंजिंग देयर अर्लियर पोजिशन। ठीक है, जैसे कि सोर्ड वर्सेज शिल्ड। एस्टोपेल कोई सोर्ड नहीं, एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मत बोलना पढ़ रहा हूँ, इसमें समझाने का कुछ है नहीं भाई। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, आसान भाषा में लिखा हुआ है। डायरेक्ट वाली लैंग्वेज लिख रखा होती तो नहीं समझ में आता। ठीक है, सोर्ड वर्सेज शिल्ड। एस्टोपेल कोई सोर्ड नहीं है, मतलब यू कैन नॉट यूज इट टू गेट न्यू राइट या फिर स्टार्ट ए न्यू क्लेम। एस्टोपेल एक शिल्ड है, आप यूज कर सकते हैं उसको रोकने के लिए किसी दूसरे पर्सन को फ्रॉम डिनाइंग जो उसने पहले कहा था। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि राहुल कहता है प्रिया को कि ये लैंड तुम्हारी है, तो प्रिया बिलीव करती है उस पर और एक्ट करती है उसके स्टेटमेंट पे। बाद में राहुल कहता है कि आई नेवर सेड लैंड वॉज योर्स, तो प्रिया यूज कर सकती है एस्टोपेल को टू स्टॉप राहुल फ्रॉम डिनाइंग हिज अर्लियर स्टेटमेंट। ठीक है, बट अगर प्रिया
नेवर हैड एनी लीगल राइट ओवर दैट लैंड। अगर पीडिया का कोई राइट था ही नहीं उस लैंड पे कभी, तो वो एस्टोपेल यूज नहीं कर सकती अलोन टू बिकेम द ओनर। एस्टोपेल डज नॉट क्रिएट ओनरशिप, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एस्टोपेल डज नॉट गिव एनीवन ए न्यू लीगल राइट, ठीक है, ये जस्ट एक रूल ऑफ एविडेंस है। तो यहाँ पे एस्टोपेल नहीं क्रिएट कर रहा है कोई भी ओनरशिप, ये प्रिवेंट कर रहा है बस राहुल को फ्रॉम चेंजिंग हिज अर्लियर स्टैंड। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेता है कोई भी, तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट केस लो पढ़ते हैं, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837 का इंग्लिश कोर्ट का केस है। इसको फाउंडेशनल केस भी बोला जाता है एस्टोपेल का। क्यों बोला जाता है अभी पता लग जाएगा। हुआ क्या था, सीयर्स ओनर था मशीनरी का, ठीक। ही स्टूड बाय एंड वॉच्ड व्हाइल पिकर्ड, मतलब कि जो क्रेडिटर था उसने सीज करी और सोल्ड करी मशीनरी अंडर द मिस्टेकन बिलीव कि ये बिलोंग करते हैं थर्ड पार्टी, जो कि क्रेसवेल था, बिना इन्फॉर्मिंग पिकर्ड के ऑफ हिज ट्रू ओनरशिप। सीयर्स ने बाद में ट्राई किया क्लेम करने की मशीनरी बैक फ्रॉम पिकर्ड असर्टिंग हिज ट्रू ओनरशिप। कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन ना लिया करो, बस सुन लिया करो, ठीक है। बताता हूँ, एक बंदा था सीयर्स यहाँ पे, ठीक है, एक बंदा था क्रेसवेल और तीसरा बंदा कौन था, पिकर्ड, ठीक है। तीन बंदों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सीयर्स, क्रेसवेल और पिकर्ड। सीयर्स क्या था, सीयर्स था ट्रू ओनर ऑफ मशीनरी, ठीक है, ट्रू ओनर ऑफ मशीनरी, ट्रू ओनर। मैं ध्यान से यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरे नंबर पे पिकर्ड कौन था, पिकर्ड एक क्रेडिटर था, पहले तो बात, क्रेडिटर था और अपना पैसा रिकवर करना चाहता था, किससे, क्रेसवेल से, ध्यान रखना। क्रेसवेल कौन था, जिसके पास पिकर्ड का पैसा था, ठीक है, पिकर्ड का पैसा था। और जो मशीनरी पिकर्ड उठा के ले जाता है ना, वो लगती है सबको कि ये क्रेसवेल की मशीनरी है। यहाँ तक तीन लोगों के बाद समझ में आई, आपको आ गई होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सीयर्स वॉज द ओनर ऑफ मशीनरी, सीयर्स ओनर था मशीनरी का, यहाँ पे लिखा गया है, वो पास में खड़ा था। अब हुआ क्या था, मान के चलो ये एक गोडाउन है, मान के चलते हैं, यहाँ से पिकर्ड एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी रखी हुई है, यहाँ पे सीयर्स खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है सीयर्स। तो अब क्या कहता है, ही स्टूड बाय एंड वॉच्ड बाय पिकर्ड, यहाँ पे पिकर्ड एंट्री करता है, पिकर्ड यहाँ से एंट्री करता है, पिकर्ड एंट्री करता है एंड वो क्या करता है, ये मशीन रखे ना, इसको सीज करता है और ले जाके बेच देता है, ठीक है, अंडर द मिस्टेकन बिलीफ, मतलब कि एक बिलीफ के अंडर। ये जो मशीन है ना, ये क्रेसवेल की है, क्रेसवेल के पास उसके पैसे थे, ठीक है, तो वो क्या सोचा कि मैं क्रेसवेल की मशीन उठा लूँ और इसको बेच दूंगा तो मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, समझ में आया। अब ये असलियत में क्रेसवेल की मशीनरी नहीं थी, ये थी सीयर्स की, जो कि खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, ठीक है। तो बाद में जो सीयर्स भाई साहब है ना, इन्होंने कहा जो वो मशीन थी ना जो तूने बेच दी, वो मेरे को अब मेरी वापस चाहिए, मतलब कि अपना ट्रू ओनरशिप को असर्ट कर रहा था सीयर्स। अब जब ये पिकर्ड मशीनरी ले गया, ये चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, इसने कुछ नहीं बोला उस टाइम पे, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं ट्रू ओनर हूँ उसका, मेरे को मेरी मशीन चाहिए अब, ठीक है। तो पिकर्ड क्या करता है, ऐसे लिखा भी हुआ है, पिकर्ड उस मशीन को बेचता है, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया था। तो पिकर्ड को लगता है सब चीज ठीक है, मशीनरी क्रेसवेल की होगी, पिकर्ड उस मशीन को बेच देता है और अपने पैसे रिकवर कर लेता है। अब सडनली क्या कहता है कि मशीनरी मेरी है, कौन कहता है, सीयर्स भाई साहब कहते हैं। तो अब कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, अब कोर्ट ने यहाँ पे सीयर्स का क्लेम रिफ्यूज किया कि सीयर्स वाज एस्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग दैट ही वाज द ओनर। सीयर्स को एस्टॉप किया जाता है ये कहने से कि आप अभी ओनर हो। क्यों, क्योंकि पहली तो बात वो ट्रुथ जानता था, उसने पिकर्ड को अलाउ किया बिलीव करने के लिए कि मशीनरी किसी और की है। पिकर्ड ने एक्ट किया उस बिलीव पे और चेंज की अपनी पोजीशन बाय सेलिंग द मशीनरी, ठीक है। इट वुड नाउ बी अनफेयर टू लेट सीयर्स चेंज हिज माइंड, ठीक है, या फिर चेंज हिज स्टैंड। अब ये अनफेयर हो जाएगा कि अब कह रहा है, पहले तो भाई तेनू बोला ही नहीं, ठीक है, अब कह रहा है तो। देयरफॉर सीयर्स कुड नॉट लेटर डिनाई व्हाट हिज साइलेंस हैड मेड पिकर्ड बिलीव। अब बाद में सीयर्स मना नहीं कर सकता क्योंकि उसके साइलेंस से बिलीव किया है पिकर्ड ने और वो मशीनरी लेके गया और बेच दी, ठीक है। तो यहाँ से लॉर्ड डेनमन जो थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, अगर कोई पर्सन बाय वर्ड या फिर कंडक्ट भी यूज किया गया है, और इवन साइलेंस व्हेन दे शुड स्पीक, जब वो बोल सकते हैं, मेक्स अनदर पर्सन बिलीव समथिंग इज ट्रू एंड द अदर पर्सन एक्ट्स ऑन दैट बिलीव, देन द फर्स्ट पर्सन कैन नॉट लेटर डिनाइड दैट फैक्ट। सिंपल सी बात है, ये फाउंडेशन था किसका, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल का। इतनी आसान भाषा में ना कोई नहीं समझाएगा आपको पूरे यूट्यूब पे, केस लॉज वगैरह, ठीक है। तो इज्जत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। नेक्स्ट है सेक्शन 121 जनरल रूल बताता है एस्टोपेल का। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई है। सेक्शन 121 क्या कहता है, जब एक पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट या फिर ओमिशन इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव थिंग्स टू बी ट्रू। अगर आप किसी पर्सन को बिलीव कराते हो कि कोई चीज़ ट्रू है, ठीक है, कैसे, बिकॉज ऑफ योर वर्ड या फिर कंडक्ट। देखो डिक्लेरेशन में वर्ड भी हो सकते हैं, आपने डिक्लेयर किया, वर्ड से किया, स्पोकन से किया या फिर रिटन से किया, आपके एक्ट से उसको लगा कि ये चीज़ ट्रू है, या फिर आपके ओमिशन से उसको लगा कि आप साइलेंट खड़े हो। सीयर्स वाला एग्जांपल पढ़ा था ना, इंटेंशनली आप कोज कर रहे हो या फिर परमिट कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को कि वो बिलीव करे एक चीज़ पे जो कि ट्रू है, ठीक है, और उस पर एक्ट करे उस बिलीव पे, तो आप बाद में
मना नहीं कर सकते कि ये ट्रू नहीं है, सिंपल सी ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। 4 एसेंशियल है इस सेक्शन में। पहला है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है इंटेंशन, तीसरा है बिलीफ और चौथा है एक्शन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एक पार्टी एक रिप्रेजेंटेशन बनाती है अबाउट द एग्जिस्टिंग फैक्ट, नॉट ए फ्यूचर प्रॉमिस। ध्यान रखना, फ्यूचर प्रॉमिस की यहाँ पे बात नहीं की गई है, एग्जिस्टिंग फैक्ट की बात की गई है। डिक्लेरेशन से, एक्ट से या फिर ओमिशन से। डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इंटेंशन, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन की इट बी एक्टेड अपॉन, और रिप्रेजेंटेटर मस्ट हैव परमिटेड द बिलीव टू फॉर्म, सेम वही बात है। थर्ड है बिलीव, द अदर पार्टी मस्ट हैव बिलीव्ड द रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, ठीक है। और फोर्थ है एक्शन या फिर रिलायंस, द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड अपॉन दैट बिलीव, चेंज देयर पोजीशन टू देयर डेट्रीमेंट बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, सेम वही बात है। मान के चलो राहुल कहता है प्रिया को ये रोलेक्स वॉच है, ठीक है, ये रोलेक्स वॉच है और ये वेरीफाइड है, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ ठीक है इसका, कि आप ये ले लो, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट पे, रिप्रेजेंटेशन की अभी हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वॉच है ना, ये ठीक ठाक है, बढ़िया है, बिल्कुल ओरिजिनल है, वेरीफाइड है, ठीक है। अब उसकी इंटेंशन है, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद इंटेंशन, ठीक है, ताकि वो एक्ट करे। अब इसकी इंटेंशन है ताकि पीरियस के स्टेटमेंट पे एक्ट करे, मतलब उसकी घड़ी खरीद ले। बिलीव, द अदर पार्टी मस्ट हैव बिलीव्ड द रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, प्रिया ने बिलीव किया इसके रिप्रेजेंटेशन पे कि सच है, और 50,000 रुपये या 5 लाख रुपए जितने भी थे दे दिए, ठीक है। द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड अपॉन दैट बिलीव, ठीक है। अब एक्ट किया, 50,000 या 50 लाख रुपए दे दिए बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये था ना राहुल, ये मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं था, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्टोपेल, ये जनरल रूल है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा घुसोगे तो दिमाग ही खराब होगा। कोर्स में पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है वैसे। नेक्स्ट है कुछ लिमिटेशंस भी है, कहाँ कहाँ पे एस्टोपेल अप्लाई नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, डिटेल नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है मेरे, ठीक है। जैसे ही मैं कुछ भी खोलता हूँ तो मेरे को लगता है ये भी बता देना चाहिए, जो वीडियो लंबी हो रही है तो भाई देख लेना, मेरे को नहीं पता है, ये जरूरी है, ठीक है। एस्टोपेल अप्लाई होता है ओनली ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट पे, प्रोमिसेस पे नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अप्लाई नहीं होता प्रोमिसेस अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। मान के चलो राहुल कहता है कि ये घर मेरा है, अब ये स्टेटमेंट प्रेजेंट फैक्ट के रिगार्डिंग है, कोई बंदा है अमित तो बिलीव करेगा उसको और घर बाई कर लेगा, ठीक है, घर बाई कर लेगा, और राहुल इसको बाद में मना नहीं कर सकता, सेक्शन 121 यहाँ पे अप्लाई होएगा, ठीक है। एस्टोपेल कहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा, राहुल कहता है कि, राहुल भाई साहब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आई विल गिफ्ट यू दिस हाउस, ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रॉमिस है सिर्फ, ठीक है। तो बाद में वो चेंज करता है माइंड को, तो 121 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन, ठीक है। ये फॉल करता है अंडर सेपरेट डॉक्ट्राइन प्रोमिसरी एस्टोपेल, ठीक है। लिमिटेशन 2 क्या बोलते हैं, नो एस्टोपेल ऑन ए प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब कि एस्टोपेल अगेंस्ट लॉ नहीं होता है, कोई भी यूज नहीं कर सकता है एस्टोपेल टू मेक इलीगल एक्ट लीगल, ठीक है। लॉ हमेशा अबव ऊपर होता है एस्टोपेल से। जैसे कि एक पर्सन कहता है कि आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है दारू बेचने की, मतलब लिकर बेचने के लिए, ठीक है। तो कोई पर्सन होता है वो उस पर बिलीव करता है और सेल करना शुरू कर देता है लिकर, तो बाद में आर्ग्यू करता है कि यू कैन नॉट पनिश मी बिकॉज आपने मेरे को बताया था कि ये लीगल है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज सेलिंग लिकर विदाउट द रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस इलीगल होता है, ठीक है। तो एस्टोपेल ओवरराइड नहीं करेगा लॉ को। तीसरा है नो एस्टोपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट इन सोवरन फंक्शंस, मतलब कि गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती टू कंटिन्यू एन इलीगल ऑथोराइज्ड एक्शंस बिकॉज कोई ऑफिसर ने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। इस एग्जांपल समझाता हूँ, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो रॉन्गली बताता है कंपनी को आपको कभी ये पैक्ट कोई भी टैक्स XYZ कंपनी को बताता है कि ये टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। बाद में गवर्नमेंट डिमांड करती है टैक्स अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपने प्रॉमिस किया था हमको, तो गवर्नमेंट बाउंड नहीं है बाई एनी ऑफिसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी ऑफिसर के इनकरेक्ट स्टेटमेंट से गवर्नमेंट बाउंड नहीं है इफ इट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। लिमिटेशन नंबर 4 क्या है, म्यूचुअल मिस्टेक नो एस्टोपेल, मतलब कि नो एस्टोपेल व्हेन बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज ऑनेस्टली बिलीव करती है सेम रॉन्ग फैक्ट पे, तो एस्टोपेल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोई इंटेंशनली मिसलीड ही नहीं कर रहा है किसी को भी। जैसे राहुल और अमित है, ठीक है, राहुल है और अमित है, राहुल और अमित दोनों बिलीव करते हैं कि ये लैंड है ना ये राहुल की है, ठीक है। बाद में वो डिस्कवर करते हैं और वो एक्चुअली जो लैंड है ना वो मिलती है कोई भाई है मोहन उसकी, ठीक है। तो दोनों की इक्वल गलती थी, ठीक है, तो वहाँ पे कोई एस्टोपेल नहीं होएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुनना दोबारा। राहुल इनहेरिट करता है कुछ लैंड अपने ग्रैंडफादर से, ठीक है। ना राहुल ना अमित, कोई दूसरा बंदा है अमित, उन्होंने चेक नहीं किए कोई ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। दोनों ऑनेस्टली बिलीव करते रहे कि जो लैंड है ना ये राहुल की है। बिकॉज ऑफ दिस बिलीव राहुल सेल कर देता है लैंड अमित को, ठीक है। तो कुछ महीने बाद वो चेक करते हैं रिकॉर्ड और डिस्कवर करते हैं कि ये लैंड एक्चुअली मोहन की थी।
अब यहाँ पे किसने किसको मिसलीड किया? अब यहाँ पे राहुल को ट्रूथ नहीं पता था, अमित को ट्रूथ नहीं पता था, दोनों ने सेम ऑनेस्ट मिस्टेक की है, ठीक है। नो वन इंटेंशनली कोइड द अदर टू बिलीव ए फॉल्स फैक्ट। तो सेक्शन 121 एस्टोपेल यहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, समझ में आया? नेक्स्ट है फ्रॉड नेग्लिजेंस बाय रिलाइंग पार्टी। एस्टोपेल सिर्फ उसी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है जो रीजनेबल हो और ऑनेस्ट हो, ठीक है, रीजनेबल हो और ऑनेस्ट हो, ठीक है। ये प्रोटेक्ट नहीं करता है समवन जिसने इग्नोर किए ऑब्वियस फैक्ट या फिर एक्ट किया हो डिसऑनेस्टली, ठीक है। एग्जांपल समझाता हूँ, मान के चलो अमित है, वो लैंड बाई करता है बिना चेक किए लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड वगैरह को चेक नहीं करता है, वो लैंड बाई करता है, भले ही वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो इजीली अवेलेबल है, बाद में वो क्लेम करता है एस्टोपेल, ठीक है। तो कोर्ट रिफ्यूज कर देगी क्योंकि वो डिस्कवर कर सकता था ट्रुथ थ्रू द ऑर्डिनरी केयर, ठीक है। ये हो गई नेग्लिजेंस की बात। ऑन द अदर हैंड सेम है ये विद फ्रॉड, ठीक है। मान के चलो राहुल के पास कोई लैंड है, ठीक है, राहुल ओनर है किसी लैंड का और अमित जानता है कि राहुल रियल ओनर है, बट अमित क्या करता है, प्रिपेयर करता है फेक डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिससे लगता है कि राहुल ने उसको बताया कि वो सेल कर सकता है लैंड को। तो उस फेक डॉक्यूमेंट को यूज करके अमित सेल करता है लैंड को टू अनदर पर्सन। बाद में राहुल चैलेंज करता है इसको कोर्ट में, तो अमित यहाँ पे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि राहुल इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट आई हैड अथॉरिटी टू सेल द लैंड, ठीक है। कोर्ट रिजेक्ट करेगा अमित के आर्ग्यूमेंट क्योंकि अमित हिमसेल्फ यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रॉडलेंटली। तो द पर्सन जो कमिट करता है फ्रॉड वो सेक्शन 121 यूज नहीं कर सकता खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट है मेरे प्रोमिस विदाउट एक्शन। मेरे मतलब मेरे नहीं, जस्ट प्रोमिस, ओनली प्रोमिस, ठीक है। प्रोमिस अलोन एनफ नहीं होता है, द अदर पर्सन को एक्चुअली रिलाई करना होता है और एक्ट करना होता है उस पर, ठीक है। मान चलो राहुल कहता है आई विल सेल यू द कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले महीने बेच दूंगा आपको मैं कार, ठीक है। अमित कुछ नहीं करता है, ठीक है, अमित को कहता है, अमित कुछ नहीं करता है, नेक्स्ट मंथ राहुल मना कर देता है बेचने को, सेक्शन 121 यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमित ने कोई एक्ट ही नहीं किया उस प्रॉमिस पे, ठीक है, ध्यान रखना। म्यूचुअल एस्टोपेल लिमिटेशन नंबर 7, कोर्ट इग्नोर करता है दोनों की प्ली। म्यूचुअल एस्टोपेल में बेसिकली क्या होता है, ये एक्सेप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल एस्टोपेल में क्या होता है, दोनों पार्टी आर्ग्यू करती है कि अदर पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू डिनाई एन अर्लियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कि राहुल और अमित का एग्जांपल लेते हैं, राहुल कहता है अमित इज स्टॉप्ड और अमित कहता है राहुल इज स्टॉप्ड, ठीक है। तो दोनों सेक्शन 121 यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट यहाँ पे सिंपली डिसाइड नहीं करता केस को ऑन एस्टोपेल, ठीक है। वो कहता है कि फॉरगेट द एस्टोपेल आर्गुमेंट, लेट्स फाइंड आउट हु इज एक्चुअली राइट बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड लॉ, ठीक है। इस केस में तो एग्जांपल से बढ़ते हैं। राहुल कहता है अमित को कि द मशीन बिलोंग्स टू यू, आपकी। अमित बिलीव करता है उस पर, ठीक है। बाद में अमित बताता है राहुल को कि नहीं नहीं, एक्चुअल में जो मशीन है ना वो आपकी है। राहुल भी उस पर बिलीव कर लेता है और एक्ट करता है उसके स्टेटमेंट पे। अब दोनों ने रिप्रेजेंटेशन दी है टू ईच अदर, ठीक है। तो कोर्ट में राहुल कहता है अमित डिनाई नहीं कर सकता अपना अर्लियर स्टेटमेंट, तो अमित इज स्टॉप्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे दोबारा अमित रिप्लाई करता है कि राहुल भी डिनाई नहीं कर सकता अपना अर्लियर स्टेटमेंट, तो राहुल इज स्टॉप्ड, ठीक है। अब कोर्ट के पास प्रॉब्लम है, तो अगर राहुल का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है कोर्ट तो अमित जीतेगा, सॉरी। अगर एक्सेप्ट करती है अमित का आर्ग्यूमेंट तो राहुल जीत जाएगा। तो दोनों क्लेम कर रहे हैं एस्टोपेल अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो कोर्ट कैन नॉट सिंपली डिसाइड द केस ऑन एस्टोपेल, इंस्टेड कोर्ट कहेगी कि भाई एस्टोपेल को भूल जाओ, ठीक है। फाइंड करते हैं एक्चुअल में ये किसकी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड द लॉ, ठीक है। तो कोर्ट एग्जामाइन करेगा कौन ट्रू ओनर है, ठीक है, कौन डॉक्यूमेंट वगैरह क्या कहते हैं, विटनेस वगैरह क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ों से। तो म्यूचुअल एस्टोपेल में क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एस्टोपेल एप्लीकेबल मतलब सेक्शन 121 अप्लाई नहीं होता है। केस लो है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 121 बीएसए का जो अर्लियर सेक्शन 115 है इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई होता है ओनली अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई है, वही जो हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। पहला रिप्रेजेंटेशन बाय वन पर्सन, दूसरा रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अबाउट एग्जिस्टिंग फैक्ट, तीसरा द अदर पर्सन मस्ट बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट, ठीक है। वही राहुल पिड़िया वाला एग्जाम्पल 50,000 रुपये घड़ी वाला मान के चलना, ठीक है, वही सेम बातें हैं। ये अनफेयर होगा टू अलाउ द फर्स्ट पर्सन टू चेंज हिज स्टैंड, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें कही थी। पहली कंडीशन कौन सी है, रिप्रेजेंटेशन बाय वन पर्सन मस्ट मेक ए रिप्रेजेंटेशन देनी होती है बाय वर्ड, कंडक्ट या फिर साइलेंस से टू अनदर पर्सन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अबाउट एग्जिस्टिंग फैक्ट, कोई फ्यूचर प्रॉमिस यहाँ पे नहीं चलता है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू ए प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग फैक्ट, नॉट ए फ्यूचर प्रॉमिस। अदर पर्सन को बिलीव करना होता है और उस पर एक्ट करना होता है, ठीक है। बिलीव करना होता है रिप्रेजेंटेशन पे और अपनी पोजीशन को चेंज करना होता है उस बिलीव की वजह से, ठीक है। तो ये अनफेयर होता है टू अलाउ द फर्स्ट पर्सन टू चेंज हिज स्टैंड, मतलब आफ्टर द अदर पर्सन रिलाई कर चुका है उस पर रिप्रेजेंटेशन पे, तो अगर फर्स्ट पर्सन को अलाउ किया जाए डिनाई करने के लिए तो ये अनफेयर होएगा, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 चीज़ें और कही थी
कि ये जो डॉक्ट्राइन है ना एस्टोपेल का एग्जिस्ट क्यों करता है। ये इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि फ्रॉड ना हो सके, ठीक है, प्रिवेंट कर सके अनफेयर कंडक्ट को, ऑनेस्टी हो डीलिंग्स वगैरह में, और गुड फेथ को प्रमोट किया जा सके बिटवीन पार्टी, ठीक है, और इंश्योर किया जा सके जस्टिस। ये 4-5 चीजें मैं लिखना भूल गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सा केस है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेक्शन 122 बात करता है एस्टोपेल ऑफ टीनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन के बारे में, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एस्टोपेल ऑफ टीनेंट, एस्टोपेल ऑफ लाइसेंसी, ठीक है। एक बार बेरेक्ट वाली लैंग्वेज पढ़ लो, फिर पढ़ेंगे आसान भाषा वाला। नो टीनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टीनेंट सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टीनेंसी और एनी टाइम देयर आफ्टर, ठीक है। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टीनेंट हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द टीनेंसी ए टाइटल टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड नो पर्सन who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। देखो, अगर आप एंटर करते हो किसी प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट करके किसी को लैंडलॉर्ड या फिर किसी की परमिशन लेके, ठीक है, तो यू कैन नॉट, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि उस पर्सन के राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी वो क्या है, लैंडलॉर्ड है या फिर उसकी आपने परमिशन ली है, ये टाइटल आप डिनाई नहीं कर सकते बाद में एट दैट टाइम, ठीक है। अब इस सेक्शन के 2 पार्ट है, एस्टोपेल ऑफ टीनेंट, एस्टोपेल ऑफ लाइसेंसी। अब यहाँ पे पहला पार्ट पढ़ते हैं, एस्टोपेल ऑफ टीनेंट। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो रेंट पे तो आप एक्सेप्ट करते हो द पर्सन हु रेंटेड इट टू यू वाज द लैंडलॉर्ड, ठीक है। मान के चलो ए ने बी से प्रॉपर्टी ली है रेंट पे, ठीक है। ए एक्सेप्ट कर रहा है बी को लैंडलॉर्ड, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि आप कभी लैंडलॉर्ड या फिर ओनर थे ही नहीं, ठीक है। तो ए यहाँ पे कभी ये नहीं कह सकता कि भाई बी आप कभी लैंडलॉर्ड या फिर ओनर थे ही नहीं। लो अलाउ नहीं करता टीनेंट को डिनाई करने के लिए लैंडलॉर्ड के टाइटल को एट द बिगिनिंग ऑफ टीनेंसी, ठीक है। ये कब तक होता है, ये होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टीनेंसी, जब तक वो टीनेंट है तब तक, और उसके बाद भी, और एनी टाइम देयर आफ्टर। दूसरा है एस्टोपेल ऑफ लाइसेंसी। अगर लाइसेंसी एक पर्सन होता है जो किसी प्रॉपर्टी में एंटर करता है, यूज करता है प्रॉपर्टी को विद परमिशन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर्टी में एंटर करते हो बिकॉज किसी ने आपको अलाउ किया था एंटर करने के लिए, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि यू हैड नो राइट टू गिव मी परमिशन, ठीक है। तो ये 2 एस्टोपेल की यहाँ पे बात की गई है टीनेंट और लाइसेंसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टीनेंसी और एनी टाइम देयर आफ्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टीनेंट कैन नॉट डिनाई द लैंडलॉर्ड टाइटल व्हाइल द टीनेंट इज कंटिन्यूइंग या फिर आफ्टर द टीनेंसी हैज एंडेड, ठीक है। दोनों टाइम की बात यहाँ पे की गई है। टीनेंट जो होता है यहाँ पे वो बाउंड रहता है बाय दिस रूल रिगार्डिंग द लैंडलॉर्ड्स टाइटल एट द बिगिनिंग ऑफ टीनेंसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 122 का मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड का टाइटल कभी भी चेंज ही नहीं होगा। ये सिर्फ ये कहता है कि टीनेंट डिनाई नहीं कर सकता कि लैंडलॉर्ड एक वैलिड टाइटल रखता है, ठीक है, व्हेन टीनेंसी बिगिन, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे बस टीनेंट की बात की गई है, ये मत सोचना कि लैंडलॉर्ड का टाइटल कभी चेंज ही नहीं होगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट केस है यार मोहम्मद वर्सेस लक्ष्मीदास। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली इसमें लैंडलॉर्ड और टीनेंट की बात की गई है। तो मैंने यहाँ पे राहुल को कंसिडर किया है लैंडलॉर्ड और अमन को कंसिडर किया है राहुल का टीनेंट, तो उस तरीके से समझना इसको, ठीक है। यार मोहम्मद वर्सेस लक्ष्मीदास 1959 का केस है। मान के चलो राहुल एक लैंडलॉर्ड था और अमन जो था वो राहुल का टीनेंट था, ठीक है। तो अमन क्या करता है, अमन रेंट देना रोक देता है कि वो रेंट नहीं देता है फिर, ठीक है। तो राहुल फाइल करता है केस आस्किंग द कोर्ट टू इविक्ट अमन फ्रॉम द हाउस, मतलब कि अमन से घर खाली कराए, रिकवर करे अनपेड रेंट को। तो टू अवॉइड इविक्शन अमन आर्ग्यू करता है कि राहुल इज नो लॉन्गर द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो ही कैन नॉट एविक्ट मी, ठीक है, तो वो मेरे से घर खाली नहीं करा सकता। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था कि अमन कैन नॉट मेक दिस आर्गुमेंट व्हाइल ही इज स्टिल लिविंग इन द हाउस एज राहुल्स टीनेंट, ठीक है। एज लॉन्ग एज अमन इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी एज टीनेंट ही कैन नॉट डिनाई राहुल्स टाइटल, वो राहुल का टाइटल डिनाई नहीं कर सकता। अगर अमन चाहता है चैलेंज करना राहुल की ओनरशिप को, उसको पहले वैकेट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी और फाइल करना पड़ेगा एक सेपरेट केस, अगर उसका क्लेम वैलिड है तो। अंटिल देन सेक्शन 122 BS से एस्टोपेल ऑफ टीनेंट प्रिवेंट करेगा उसको फ्रॉम डिनाइंग राहुल्स का टाइटल। समझ में आया क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली है, द टीनेंट रिमेन्स बाउंड बाय दिस रूल रिगार्डिंग द लैंडलॉर्ड्स टाइटल एट द बिगिनिंग ऑफ टीनेंसी। समझ में आया? इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है यार मोहम्मद वर्सेस लक्ष्मीदास, इसको याद रखना। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 123, सेक्शन 123 एस्टोपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और या फिर लाइसेंसी। इफ यू एक्सेप्ट ए लीगल रिलेशनशिप यू कैन नॉट लेटर डिनाई द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप।
अगर आप एक्सेप्ट करते हो लीगल रिलेशनशिप तो आप बाद में मना नहीं कर सकते कि द पर्सन हु क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप, उसकी अथॉरिटी को आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन कवर करता है 3 सिचुएशन को। पहला है एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है बेली और तीसरा है लाइसेंसी। वो बेली बेलर वाला ही बेली कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात पढ़ते हैं एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्सेप्टर कौन है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है, डायरेक्ट करता है एक पर्सन को पे करने के लिए मनी। पता है आपको, बैंकिंग लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो द पर्सन जो एग्री करता है टू पे बाय साइनिंग द बिल इज कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है। द पर्सन जो एग्री होता है टू पे बाय साइनिंग द बिल, उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब जो एक्सेप्ट करता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ध्यान रखना, अगर आप एक्सेप्ट करते हो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि ड्रार हैड नो अथॉरिटी टू ड्रा और एंडोर्स दिस बिल, ठीक है। एक्सेप्ट करने से बिल को आप ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हो, आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो ड्रार की अथॉरिटी। समझ में समझाता हूँ, नहीं आया तो। ए साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज बी के लिए, ए साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और कहता है बी को कि भाई तेरे को 50,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो बी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, स्टैंप लगा देता है उस पर, जस्ट कह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में बी कहता है, बाद में बी भाई साहब क्या कहते हैं कि आपकी तो कोई अथॉरिटी नहीं थी ड्रा करने की उस बिल को, तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, ठीक है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि जब बी एक्सेप्ट कर चुका है बिल को तो वो डिनाई नहीं कर सकता एक ही अथॉरिटी को। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 1, 2, 3 कहता है, ठीक है। अब ये क्लोज नहीं है, ठीक है, इसको क्लोज मत मान लेना यार आप, मैं बोल देता हूँ, क्लोजर सब सेक्शन नहीं है ये, जस्ट मैंने लिखा हुआ है कि ये 3, मतलब आसान भाषा में कि ये 3 चीज़ों को कवर करता है। सेक्शन में कोई क्लोज नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेली कौन होता है? बेली वो पर्सन होता है जो रिसीव करता है गुड्स फ्रॉम अनदर पर्सन फॉर ए टेम्परेरी पर्पस, ठीक है। जैसे कि गिविंग योर कार टू ए मैकेनिक, गिविंग क्लोथ्स टू ए ड्राई क्लीनर वगैरह। तो जो पर्सन गिविंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, ठीक है। जो गुड्स देता है वो होता है बेलर, ठीक है। और बेली कौन होता है? जो रिसीव करता है गुड्स को। तो यहाँ पे रूल क्या है? बेली कैन नॉट लेटर से बेलर हैड नो अथॉरिटी टू गिव मी दोज गुड्स या दीज गुड्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई बंदा है, अब मालविका का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए इसका एग्जांपल लिए। तो मालविका जी हैं हमारी, तो मालविका जी क्या करती हैं, अपना लैपटॉप दे देती है रिपेयर करने के लिए एक शॉप पे, ठीक है। तो रिपेयर शॉप एक्सेप्ट करता है उसको रिपेयर करने के लिए। बाद में रिपेयर शॉप कहता है कि मालविका का कोई राइट नहीं था कि वो हमें लैपटॉप दे, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि शॉप रिपेयर करने वाला है, जो रिपेयर शॉप है ना, उसने एक्सेप्ट किया था लैपटॉप मालविका से, ठीक है। तो इट कैन नॉट डिनाई मालविका की अथॉरिटी एट दैट टाइम, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लाइसेंसी। लाइसेंसी कौन होता है? लाइसेंसी वो पर्सन होता है जो एंटर करता है, यूज करता है किसी की प्रॉपर्टी विद परमिशन से, ठीक है। लाइसेंसी कैन नॉट लेटर से कि द पर्सन हु गेव मी परमिशन हैड नो अथॉरिटी टू डू सो, पिछले उसमें पढ़ा था हमने, ठीक है। ठीक है, लाइसेंसी ये नहीं कह सकता है। ये पर्सन अलाउ करता है अपने फ्रेंड को यूज़ करने के लिए, जैसे कि पार्किंग स्पेस है यहाँ पे यूज़ करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड बाद में ये नहीं कह सकता कि आपको कोई राइट ही नहीं था, ठीक है, इसको मेरे को यूज़ कराया आपने या फिर मेरे को कहा यूज़ करने के लिए, आपका राइट ही नहीं था, ये कहने का, ये अलाउ नहीं है। ये दोस्त ने एक्सेप्ट किया था परमिशन को और डिनाई नहीं कर सकता लाइसेंसर की अथॉरिटी को, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, यहीं पे समझा दूँ या दोबारा लिखो यार, मैं ना यहीं पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन क्या है? जो एक्सेप्टर होता है ना, वो डिनाई नहीं कर सकता ड्रॉवर की अथॉरिटी, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था। एक्सेप्टर डिनाई नहीं कर सकता ड्रॉवर की अथॉरिटी को, इसमें पढ़ा था। बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्टर ये कह सकता है कि बिल कभी एक्चुअल में ड्रॉ हुआ ही नहीं, ना साइन किया गया था उस पर्सन के द्वारा, ठीक है। मतलब कि द एक्सेप्टर कैन क्लेम कर सकता है कि सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट फेक है या फिर फोर्ज्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक बिल है पे, यहाँ पे राहुल भाई के साइन है, ठीक है, एक बिल पे राहुल भाई के साइन है और बी एक्सेप्ट करता है उसको, बी एक्सेप्ट करता है। बाद में बी डिस्कवर करता है राहुल के सिग्नेचर ना फेक है, बाद में बी को पता लगता है। बी कैन प्रूव राहुल नेवर ड्रू द बिल, बी प्रूव कर सकता है कि राहुल ने बिल कभी ड्रॉ ही नहीं किया है, ये तो अलाउ है, ये एक्सेप्शन है जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में दी गई है, किसके? सेक्शन 123 के, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या है? ये बेली के लिए है। बेली के लिए क्या है? नॉर्मली बेली डिनाई नहीं कर सकता बेलर की अथॉरिटी को, हमने अभी पढ़ा है। बट एक एक्सेप्शन है, वो क्या एक्सेप्शन है? वो एक्सेप्शन ये है कि अगर बेली को बाद में लगे समवन एल्स इज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड, मतलब कोई दूसरा बंदा उसका ट्रू ओनर है, तो बेली रिटर्न कर सकता है गुड्स को टू दैट ट्रू ओनर इंस्टेड ऑफ द बेलर, ध्यान रखना। बेली बाद में प्रूव कर सकता है कि दूसरा जो पर्सन है उसका बेटर लीगल राइट है टू द गुड्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो ए है कोई बंदा, वो बाइसिकल मालविका वाला ले लेता है,
मालविका जी क्या करती थी, लैपटॉप अपना छोड़ के गई थी रिपेयर शॉप पे, ठीक है। बाद में रिपेयर शॉप को पता लगता है, रिपेयर शॉप के जो रिपेयर शॉप रिपेयर वाला होता है उसको पता लगता है कि जो लैपटॉप है ना वो चोरी का था, ठीक है। और रियल ओनर उसके पास आता है विद प्रूफ, ठीक है। तो रिपेयर शॉप वाला रिटर्न कर सकता है उस लैपटॉप को टू द रियल ओनर, ये अलाउ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 एक्सेप्शन है, एक बेली के लिए है, एक किसके लिए है, एक्सेप्टर के लिए है, समझ में आया। तो 2 एक्सेप्शन है, सेक्शन 1 2 3 इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताना भूल गया था, तो अभी ऐड कर रहा हूँ। लाइसेंसी का जो ये रोल है ना, सेक्शन 123 में जो लाइसेंसी की बात की गई है, ये सेक्शन 122 में भी हुई थी, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया ही होगा कि 122 में भी तो यही सेम बात कही गई है। तो 122 और 123 में एक ही डिफरेंस है। 122 जो सेक्शन है ना वो डील करता है किससे, लाइसेंसी ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, बस वो ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि लैंड, हाउस, शॉप वगैरह, समझ में आया। और सेक्शन 123 डील करता है लाइसेंस इन जनरल से, ठीक है। वो यहाँ पे लिमिटेड नहीं है टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेम थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है इसको, ये कंफ्यूज मत हो जाना कहीं भी आगे कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे 122 और 123 अगर लाइसेंस की बात आए तो ध्यान रखना, अभी जाना मत। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो डिटेल नोट्स है ना भाई एविडेंस के, अगर आप किसी बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको ज़्यादा पढ़ना है तो डिटेल नोट्स बाय कर लेना, बहुत आसान भाषा में है, बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में है, ठीक है। और आसान भाषा में तो है ही, कंटेंट भी उसमें काफ़ी सारा है, केस लॉज हैं, बढ़िया है, बहुत आसान भाषा में आराम से समझ में आ जाएगा सारा एविडेंस आपके। तो डिटेल नोट्स की लिंक आ जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन हर जगह रहती है, देख लेना या फिर मेरे से मांग लिया करो, ठीक है। तो ये पीपीटी अगर चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे जो वीडियो आएगी प्लेलिस्ट आएगी, इससे सारा एविडेंस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।